Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are great and fine. Today, our topic is the figure of speech, as it was the most needed subject, and you can say the topic for students. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच? असल में होता क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट होता है. बहुत ही स्पेसिफिकली हम डेली लाइफ में डे टू डे स्पीच में इसको यूज़ करते हैं. सम टाइम टेक्स्ट में हम इसको पढ़ते हैं, लिखा जाता है, और लिटरेचर में ओरली इसको बोला भी जाता है. तो दीज आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. रियलिटी में इनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन असल में राइटर कुछ और एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है अपने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल से. तो ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है अपनी कन्वर्सेशन में और अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए. तो व्हाट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आर? सबसे पहले तो हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन है. Personification is a figure of speech that attributes human nature or human qualities to abstract or inanimate objects. अब जहाँ पर हम एक और तरीके की भी डेफिनेशन यूज़ करते हैं personification के लिए कि personification वो टेक्निक है, वो राइटिंग स्टाइल है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे दी जाती हैं. मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग वॉकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, उसके अलावा स्माइल करते हैं, और इस तरह की जो हैबिट्स ह्यूमन बीइंग की हैं वो अगर हम नॉन ह्यूमन को दे दें तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे. तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं. वी कैन सी द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर. अब एक्चुअली अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद आकर डोर पर नॉक नहीं करती, बल्कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है. ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी नॉक तो ह्यूमन बीइंग करते हैं. ठीक है, तो ये ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन चीज़ को दी गई है. नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग्ड टू बी वाटर्ड. अब यहाँ पर साइलेंटली बेग्ड, उसके घर में जो पौधे हैं वो खामोशी से भीख मांग रहे थे. किस चीज़ के लिए? पानी के लिए. ठीक है, तो बैगिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वालिटी प्लांट्स को दी गई है. दिस इज़ कॉल्ड personification. Next, our figure of speech is metaphor. Metaphor is a figure of speech that is used for implying a comparison between two things. ठीक है, ये दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है जो अनलाइक होती हैं और उसको हम मेटाफर कहते हैं. समथिंग इन कॉमन बट आर इन जनरल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. किसी क्वालिटी की वजह से उनको हम उन दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी सेम क्वालिटी की वजह से, लेकिन रियलिटी में वो दो चीज़ें अलहदा हैं. उनको सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी के बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर जो दो हमारे पास सेंटेंसेस हैं मेटाफर के लिए, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपने देखा कि कैट्स एंड डॉग्स का असल में मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ बारिश होना. ठीक है, तो कैट्स एंड डॉग्स यानी कि वो तेज़ी होती है कैट्स में और डॉग्स में, वो तेज़ी से और फुर्ती के साथ जो है वो भागते दौड़ते हैं इधर उधर. ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तेज़ी को हम बारिश की तेज़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ही इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास. वो हमारी क्लास का एक सितारा है. अब क्लास में तो सितारा हो नहीं सकता. अब जो स्टार है उसकी क्वालिटी क्या है? शाइन करना. तो शाइन करने की वजह से जहाँ पे क्लास के की जो है ना वो, अब जो यहाँ पर स्टार की क्वालिटी है शाइन करना, और उस क्लास के अंदर एक बच्चे को कंपेयर किया है स्टार की शाइन के साथ. तो यहाँ पर अब क्या शो किया जा रहा है कि आसमान पर जब एक सितारा शाइन करता है तो वो स्काई की ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है. बिल्कुल इसी तरह से एक स्टूडेंट को क्लास के अंदर एक स्टार कहा गया जो कि क्लास की ब्यूटी को इन्हांस करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास जो है वो शाइनिंग स्टार लाइक होती है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो
फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ सिमिली। अब सिमिली को अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन यहाँ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं दैट आर एज और लाइक। तो इन दो वर्ड्स की वजह से हम इसे सिमिली भी कहते हैं। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसे फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हर एक्सप्रेशन वाज एज कोल्ड एज आइस। उसके जो एक्सप्रेशन हैं वो इतने ठंडे थे जिस तरह के बर्फ़ होती है। द नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ figure of speech which is a sentence consists of a series of words that have the same consonant sound at the beginning। अब ऐसा वर्ड जिसके स्टार्ट में बार बार फिगर ऑफ स्पीच में आप ये कह सकते हैं कि रिपीट हो रहा हो, एक ही लाइन में सेम वर्ड बार बार वर्ड्स के स्टार्ट में ही रिपीट हो रहा हो और वो कॉन्सोनेंट वर्ड हो। लाइक आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब शी में, सेल्स में, सी शेल्स में, सी शोर में यहाँ स्टार्ट में एस को बार बार रिपीट किया गया है और ये वॉवल वर्ड्स में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स में से है जो एक ही लाइन में बार बार रिपीट किया गया है। अ गुड कुक could cook as many cookies as a good cook who could cook cookies। तो यहाँ पर सी को रिपीट किया गया है बार बार और इसको हम अलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, साउंड्स की बात की जाती है जो एक्शन से एसोसिएट कर रही हो, इमिटेट कर रही हो। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, द बजिंग बी फ्लू ओवर माई हेड। ठीक है, तो बजिंग बी का मतलब होता है भिनभिनाती हुई मक्खी। तो भिनभिनाती हुई मक्खी नहीं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साउंड जो है वो आपके माइंड में एक्सप्रेस कर रही होती है और क्रिएट कर रही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द स्टोन हिट द वाटर विद अ स्प्लैश। अब ये स्प्लैश का मतलब होता है, स्प्लैश उस साउंड का नाम है जो पानी के अंदर पत्थर फेंकने पर आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब हमने स्प्लैश और बजिंग की बात की तो साउंड्स हमारे माइंड में आ गए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ओनोमेटोपिया।